मैं अरुणा कुजूर, सहायक प्राध्यापक भूगोल, हॉली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से। एमए ज्योग्राफी सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट लॉज, जिसके 4th यूनिट में एक टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इसे हम 2 पार्ट में देखेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इकोलॉजी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले टर्म इकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ इको का मतलब है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, और लॉजी का मतलब है स्टडी यानी कि अध्ययन। इसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। एक ऐसा विषय जिसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। आइए इस शब्द को देखें। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकल ने 1869 में किया था। अंग्रेजी का इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ओइकोस का अर्थ होता है घर, हाउस या रहने का स्थान, प्लेस टू लिव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, स्टडी या चर्चा, डिस्कशन करना। इसका मतलब, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ पारिस्थितिकी जीवों और उनके आवासों के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों तथा विभिन्न जीवों के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध, और दूसरा, जीवों का आपस में पारस्परिक अंतर संबंध। आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। पहला है अर्नस्ट हैकल के अनुसार पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों एवं उनके बाह्य वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है टेलर के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के सभी संबंधों का विज्ञान है। नेक्स्ट, मूर के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों तथा पर्यावरण के संबंध में विवेचना करता है। अगला, मार्कहाउस तथा समाल के अनुसार पारिस्थितिकी जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। इन सभी परिभाषाओं में एक बात कॉमन है, जीवों और उनका पर्यावरण के साथ संबंध। यहाँ जीवों का पर्यावरण किसे कहेंगे? जीव जहाँ रहता है उसके आसपास का वातावरण जिससे वो जीवन भर घिरा रहता है उसका पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण 2 तत्वों से मिलकर बनता है, जैविक और अजैविक। जैविक तत्व क्या है? जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजैविक तत्व क्या है? जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश। इस प्रकार कोई भी जीव अपने आसपास के जैविक और अजैविक दोनों तत्वों से प्रभावित होगा और अपनी क्रियाओं से उनको भी प्रभावित करेगा। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी के उद्देश्य एवं विषय क्षेत्र। यदि हम देखें तो पहले पारिस्थितिकी का केवल शैक्षणिक महत्व ही था, जिसमें जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का परंपरागत तरीके से अध्ययन किया जाता था। लेकिन विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का ऊंचा होता जीवन स्तर, तीव्र आर्थिक विकास और नई तकनीकी उपलब्धियों ने एक ओर जहां वैज्ञानिक युग की नींव रखी, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी तेजी से शोषण होने लगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा और पारिस्थितिकी संतुलन के बिगड़ने से भयावह परिणाम हमारे सामने आने लगे। और तब लोगों का ध्यान पारिस्थितिकी अध्ययन की ओर गया। अब पारिस्थितिकी के अध्ययन में पर्यावरण प्रबंधन को प्रमुख स्थान दिया जाता है। पहले इसका अध्ययन क्षेत्र केवल जीव विज्ञानों तक ही सीमित था, लेकिन आज इसका संबंध कई विज्ञानों से जुड़ गया है। इसके महत्व को हम इन परिभाषाओं से समझ सकते हैं। C.C. पार्क के अनुसार वास्तव में पारिस्थितिकी कई लोगों के लिए संरक्षण एवं पर्यावरण की पर्यायवाची बन गई है, क्योंकि अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत
न केवल जंतुओं एवं पौधों के विभिन्न पक्षों का ही अध्ययन किया जाता है, अपितु समस्त जैविक समुदाय के संपूर्ण समाज का भी अध्ययन किया जाता है। के फेडरिच के अनुसार पारिस्थितिकी अब जीव विज्ञान की एक संश्लिष्ट शाखा नहीं रही, यह एक दृष्टिकोण बन गई है। इस प्रकार इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के समाधान तथा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण तथा प्रबंधन पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, जिससे इसकी कई नई शाखाएं विकसित हुई हैं। कुछ विशिष्ट शाखाओं को हम यहाँ पर देखेंगे, जिनमें पहला है ताज़ा जल पारिस्थितिकी। इसमें ताज़ा जल या मीठे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को रखा जाता है। ताज़ा जल जिसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है बहता जल, जिसे हम लोटिक वाटर भी कहते हैं, जिसमें नदी, झरना, सोता आदि को शामिल किया जाता है। फिर दूसरा है ठहरा हुआ जल, जिसे हम लेंटिक वाटर भी कहते हैं, जिसमें तालाब, झील, बावड़ी आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सागरीय पारिस्थितिकी। इसमें खारे जल में पाए जाने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को रखा जाता है, जैसे सागर, महासागर आदि। नेक्स्ट है ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी। आइए सबसे पहले देखते हैं ज्वार नदमुखी क्या है। ऐसा स्थान जहां नदी समुद्र से आकर मिलती है उसे ज्वार नदमुखी या एस्चुरी कहा जाता है। यहाँ मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है, जिससे यहाँ कई प्रकार के प्राणी और वनस्पति पनपते हैं। उदाहरण के लिए भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियों का ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत स्थलीय जीवन के अंतर संबंधों और उसके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अगला है पुरा पारिस्थितिकी। यह पर्यावरणीय दशाओं और पिछले युगों के जीवन का अध्ययन करता है, जिसमें जीवाश्म डेटा का उपयोग अलग अलग प्रजातियों के बीच तथा प्रजातियों और उनके अंतर संबंधों को फिर से संगठित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है प्राणी भूगोल पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के आपस में तथा उनके वातावरण के साथ पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पादप भूगोल पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न समुदायों और उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टम पारिस्थितिकी। यह पारिस्थितिकी की आधुनिक शाखा है, जो विशेष रूप से गणित जैसे कि उन्नत सांख्यिकी तकनीक, गणितीय मॉडल, कंप्यूटर विज्ञान की विशेषताओं के उपयोग द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और संरचना के विश्लेषण और समझ से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे अंतरिक्ष पारिस्थितिकी। यह पारिस्थितिकी का एक आधुनिक उपखंड है, जो लंबी अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान या अतिरिक्त स्थलीय वातावरण की विस्तारित खोज के दौरान मनुष्य के लिए नई संभावनाओं की खोज करता है। फिर नेक्स्ट है उत्पादन पारिस्थितिकी। यह ताज़े पानी, समुद्र के पानी, कृषि, बागवानी जैसे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों के सकल और शुद्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसमें ये इन पारिस्थितिक तंत्रों का उचित प्रबंधन करता है ताकि इनसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है विकिरण पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत पर्यावरण और उसमें रहने वाले विभिन्न जीवों पर विभिन्न प्रकार के विकिरण और रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय ऊर्जा। यह पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऊर्जा संरक्षण और जीवों में इसके प्रवाह का अध्ययन करता है। फिर नेक्स्ट है अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। इसका उद्देश्य पारिस्थितिकी की सभी अवधारणाओं और सिद्धांतों को एक साथ लाते हुए वास्तविक दुनिया की स्थिति को समझने और व्यवहारिक मानवीय समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन, वन्य जीव प्रबंधन, वानिकी संरक्षण, कीट नियंत्रण, कृषि बागवानी और भूमि उपयोग, प्रदूषण प्रबंधन आदि का अध्ययन किया जाता है।
नेक्स्ट है प्रदूषण पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत वर्तमान में औद्योगिक वायु प्रदूषण के कारण जीवों और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ने वाले मूलभूत प्रभावों को दूर करने और भविष्य में अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है संरक्षण पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन, प्रयोग तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उनके संरक्षण के महत्व का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है मानव पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत मानव और उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आवास पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत जैव मंडल में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न प्राकृतिक आवासों और उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिनमें से हमने कुछ विशिष्ट शाखाओं को देखा। इसके अलावा भी इसकी और कई शाखाएं हैं जिनका अपना विशिष्ट महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी की उपक्षेत्र तथा प्रकार। सामान्यतः इसको 3 आधारों पर बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर, दूसरा है निवास क्षेत्र के आधार पर, तीसरा है संगठन के स्तर के आधार पर। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए इनको हम बारी बारी से देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर। हम देखते हैं पहले पारिस्थितिकी जीव विज्ञानों तक ही सीमित था, अतः वर्गीकरण विषयक सजातीयता के आधार पर इसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया था। पहला पादप पारिस्थितिकी, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता था, और दूसरा प्राणी पारिस्थितिकी, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता था। इसके बाद पुनः इसको अलग अलग पादप और प्राणी समुदायों के आधार पर कई उप विभागों में बांटा जाता था और उसका अध्ययन किया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे निवास क्षेत्र के आधार पर। यदि हम देखें तो विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, जैसे स्थलाकृति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, खनिज, जल आदि। इनमें क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण एक निवास क्षेत्र दूसरे निवास क्षेत्र से बिल्कुल अलग होता है। इसी के आधार पर निवास क्षेत्र पारिस्थितिकी का विकास हुआ। इसके कुछ उप विभाग हैं जिनको हम देख लेते हैं। ताजे जल की पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, पर्वत पारिस्थितिकी, झील पारिस्थितिकी, घास क्षेत्र पारिस्थितिकी, प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी आदि। इन सभी क्षेत्रों में यदि हम देखें तो ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होंगी। इनकी विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगी। इसके बाद हम देखेंगे संगठन के स्तर के आधार पर। इसका अध्ययन 2 स्तरों पर किया जाता है, जिसमें पहला है जातियों के मध्य संबंधों का पारिस्थितिकी अध्ययन और दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों के मध्य पारिस्थितिकी के संबंधों का अध्ययन। इसके अनुसार पारिस्थितिकी को 2 प्रमुख शाखाओं में बांटा जाता है, जिसमें पहला है स्व पारिस्थितिकी और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। समुदाय पारिस्थितिकी को फिर उपभागों में बांटा जाता है, जिसमें पहला है संख्या पारिस्थितिकी, दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी, तीसरा है जीवोम पारिस्थितिकी, चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी और 5वां है जीव मंडल। चलिए इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला है स्व पारिस्थितिकी। इसमें एकाकी जाति का उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एकाकी जाति यानी कि कोई भी एक जाति अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। इस एकाकी जाति के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें भौगोलिक वितरण, उनकी आकारिकी, वर्गीकरण विषयक स्थितियों, उनके जीवन चक्र एवं अनुक्रम तथा उनकी वृद्धि, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, चरण,
इन सब को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। इसमें हमको ध्यान क्या देना है, इसमें एक जाति पर पूरा अध्ययन केंद्रित रहता है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, समुदाय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत जीवों के समूहों, स्वपारिस्थितिकी में हमने क्या देखा था, एक जीव या एक जाति। अब समुदाय पारिस्थितिकी में हम देखते हैं जीवों के समूहों अर्थात जैविक समुदायों के जटिल अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसका कारण यह है कि समस्त जीवधारियों में जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा अपने निवास क्षेत्रों अथवा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि समुदाय पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए जैविक समुदाय अध्ययन की इकाई होती है। इसमें हम देखेंगे कि समुदाय पारिस्थितिकी को फिर उपभागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है संख्या पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी एक जाति के जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, समुदाय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत विभिन्न पेड़ पौधों तथा जंतुओं की विभिन्न जातियों के बीच विभिन्न जीव समूहों का उनके बीच पारस्परिक क्रियाओं का तथा अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, जीवोम पारिस्थितिकी। जीवमंडल के स्थल भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीवों के सामुच्चय को जीवोम कहा जाता है। इसे जलवायु और वनस्पति के आधार पर अलग अलग प्रदेशों में बांटा जाता है। इसके अंतर्गत एक से अधिक जैव समुदायों में पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में समस्त जीवधारियों, जिसमें आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव सभी को शामिल किया जाएगा, के आपसी तथा उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं तथा अंतर संबंधों के अध्ययन को शामिल किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका जीवमंडल। जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां जीवन पाया जाता है। ये स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का संयुक्त क्षेत्र होता है जहां पर जीवन संभव होता है। इसके बाद हम संगठन के स्तर को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला है इंडिविजुअल। इसमें किसी एक जीव का अध्ययन करते हैं जो क्रियाशील होता है। वो जीव कोई भी हो सकता है। इसके बाद दूसरा है पॉपुलेशन। इसमें पर्टिकुलर किसी एक जीव समूह का अध्ययन किया जाता है। फिर हम देखते हैं कम्युनिटी। इसके अंतर्गत अलग अलग जीव समूहों और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जैव समूहों और उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। फिर है बायोम। इसके अंतर्गत स्थल भाग पर पाए जाने वाले जैविक समूहों का अध्ययन जलवायु के आधार पर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बायोस्फीयर। जैसा कि हमने अभी देखा था कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर जीवन संभव होता है, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण पृथ्वी तल को ले सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है इंडिविजुअल, जिसमें हम किसी एक जीव का अध्ययन करते हैं, और सबसे बड़ी इकाई है बायोस्फीयर, जैव मंडल, जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण पृथ्वी को शामिल करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पारिस्थितिकी की मूलभूत संकल्पनाएं। पहला, सभी जीव जंतुओं तथा उनके पर्यावरण में पारस्परिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं और वे विभिन्न ढंग से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। दूसरा, पर्यावरण बहुत से अंतर संबंधित कारकों की एक जटिल तथा गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात पर्यावरण समय के साथ बदलता रहता है। कहा भी गया है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। फिर हम देखते हैं जंतुओं की जातियां अपनी संरचना, प्रक्रम, प्रजनन, वृद्धि तथा विकास के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करती है।
नेक्स्ट, केवल पर्यावरण ही जंतुओं को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अर्थात जंतु और पर्यावरण दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। फिर हम देखते हैं क्लीमेंट्स तथा शेल्फर्ड ने जीवों की संकल्पना प्रस्तुत करते हुए बताया कि सभी प्रकार के पौधे तथा जंतु पर्यावरण पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उनके अनुसार समान जलवायु में विभिन्न प्रकार के समुदाय पनप सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक जीव एक विशिष्ट स्थान चुनता है। यह उन जीवों के संदर्भ में अद्वितीय होता है जिनके साथ वह अंतरक्रिया करता है। नेक्स्ट है, विभिन्न जीवों के मध्य में अंतरक्रिया की मात्रा अलग अलग होती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के रासायनिक घटक विशेष चक्र में गतिशील होते हैं। इन्हें जैव रासायनिक चक्र यानी कि बायोकेमिकल साइकिल्स कहा जाता है। अगला है, किसी भी जीव समुदाय की सफलतापूर्वक वृद्धि की सीमा निर्धारित होती है। पारिस्थितिक कारकों के न्यूनतम तथा अधिकतम सहन स्तर समय, भौगोलिक स्थिति तथा जनसंख्या की आयु के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक मंडल के शोषण से पारिस्थितिक मंडल का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे विकास की गति धीमी पड़ जाती है और पारिस्थितिकी मंडल के स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमने समझा कि पारिस्थितिकी क्या है, इसकी कुछ परिभाषाओं को हमने देखा, हमने इसकी अलग अलग शाखाओं को देखा, इसकी संकल्पनाओं को देखा। इसके सेकंड पार्ट में हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।